हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो से हमने भारतीय संविधान की शुरुआत की है जिसमें हमने भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ा था। भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कौन कौन से एक्ट, अधिनियम, कानून भारत पर कब कब थोपे जाते हैं, कब कब लागू किए जाते हैं और उनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, उन कानून को लागू करने का मकसद क्या होता है, उन सब की हमने लास्ट वीडियो से शुरुआत की है। आज हम 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम से शुरुआत करेंगे जिसमें हम आगे जो भारत पर अधिनियम लागू किए गए, एक्ट पारित किए गए, उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान की सीरीज वीडियो नंबर 2। अठारह ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी वो पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय, तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। उसके समय पर ही 1861 ईस्वी का भी भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई कि वो किसी भी समय पर 24 आवर्स कभी भी कोई भी कानून लागू कर सकते थे, जैसे आज के समय पर भी किया जाता है। अध्यादेश आज के समय पर भी पारित किए जाते हैं जो बात का राष्ट्रपति जारी करता है। तो ऐसा ही अध्यादेश पहली बार शुरू किया गया 1861 ईस्वी में। इस अध्यादेश की अवधि रहती थी 6 महीने, यानी 6 महीने तक इस अध्यादेश को कानून बनाना कंपलसरी था। इसको कानून के रूप में संसद में पास होना जरूरी था। और किस संसद में? ब्रिटेन संसद में। इंग्लैंड सरकार की जो संसद थी उनका जो पार्लियामेंट था वहाँ पे ये कानून पास होना जरूरी था। 6 महीने तक ये एज ए अध्यादेश जारी रहेगा। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी इन जगह पर गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी भारत में जो कानून बनाए जाएंगे उसमें भारत की तरफ से भी प्रतिनिधि भाग ले सकते थे। इसकी शुरुआत 1861 के कानून में कर दी गई। वायसराय के द्वारा भारत को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया, यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को भी जोड़ा गया और उनको क्या बोला गया? गैर सरकारी सदस्य। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं 1862 ईस्वी में, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। 3 बार 1861 में कानून आया था, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था जिसमें यह बताया गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद रहेगी उसमें भारतीयों को भी जोड़ा जाएगा। और सबसे पहले 3 भारतीयों को जोड़ा गया। किन 3 को जोड़ा गया? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, सर दिनकर राव को। इन 3 व्यक्तियों को विधान परिषद में जोड़ा गया, ना कि कार्यकारिणी परिषद में नहीं बल्कि विधान परिषद में जोड़ा गया। विधान परिषद और कार्यकारिणी परिषद दोनों अलग है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से आज के टाइम पे भारतीय सरकार के 3 अंग होते हैं, भारतीय शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरह से वायसराय के समय पर भी इसी तरह से 2 अंग थे, कार्यकारिणी परिषद और विधान परिषद। उसके बाद आ जाता है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय पर समाप्त किया जा सकता था। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को, याद रखिए, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो आप ये मानकर चल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब से कब तक भारत पर शासन किया? 1600 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक भारत पर शासन किया, भारत में व्यापार किया। अब दोस्तों आगे आता है शाही उपाधि अधिनियम। अब यहाँ पर उपाधि दी गई है, इससे जुड़ा कुछ पॉइंट आपको इस कानून में मिलेगा जो कब लागू किया गया? 1876 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल यानी वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई और उसको क्या कार्य सौंपा गया? लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया।
इसमें पहले 5 सदस्य होते थे, छठे सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका काम था लोक निर्माण विभाग का कार्य देखना। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा की गई जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को, किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 1876 ईस्वी में। इसलिए इस कानून का नाम रखा गया शाही उपाधि अधिनियम 1876, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की भी रानी बनाया गया। 1892 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली वोट डाली जाएगी। विधान परिषद के लिए जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जिन सदस्यों का चुनाव होगा, विधान परिषद के लिए जिन सदस्यों का चुनाव होगा उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस कानून के द्वारा राजस्व और व्यय यानी खर्चा और बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब दोस्तों आ जाता है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 ईस्वी में भारत पर लागू किया गया। इसमें क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को बांटा गया। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। इस प्रकार इस कानून से सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। सेकंड आ जाता है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई, यानी ब्रिटेन सरकार की तरफ से एक अंग्रेज को भारत का राज्य सचिव घोषित किया गया, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसका कार्य होता था भारत के प्रशासन को कंट्रोल करना। तो उसकी कार्यकारिणी परिषद में और गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को जोड़ा गया, भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया। उसके बाद केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उसी प्रकार से उस समय पर भी केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार होती थी, जिनकी अपनी विधान परिषद होती थी। उस पर भारतीयों को बजट पर वाद विवाद करने के अधिकार दिए गए, प्रश्न पूछने पर अधिकार दिए गए और मत देने का भी अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषद जो होती थी उनकी संख्या बढ़ाई गई। और यह इंपॉर्टेंट आ जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे भारतीय परिषद का विस्तार किया गया। नेक्स्ट आ जाता है 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को बोला जाता है, जिसमें दो व्यक्ति शामिल थे, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो थे भारत के वायसराय। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाले अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था वो सबसे कम समय तक भारत पर चला था। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो शासन के ऊपर यहाँ पर आपको विशेषताएं मिलेगी। इस कानून को बोला जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्र विधानसभा। जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर क्या है, लोकसभा राज्यसभा दो, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से 1919 ईस्वी में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, एक राज्य परिषद और दूसरी विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद जो कि अपर हाउस था उसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। कितने? 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 होती थी। कितनी होती थी? 144। किसकी? केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या, जिसमें 104 होते थे निर्वाचित।
104 निर्वाचित होते थे, बाकी नॉमिनेट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। कितने बच गए? 40। 40 प्लस 104 टोटल 144 सदस्य होते थे केंद्रीय विधानसभा में। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। तो याद रखिए, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष। और जो विधानसभा होती थी और जो राज्य परिषद के सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखिए, ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, अधिकार दोनों के समान थे। इनमें सिर्फ एक ही अंतर था, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को था। निचले सदन कौन सा था? केंद्रीय विधानसभा, जो बजट पर अपनी स्वीकृति देती थी, उसके बिना बजट पास नहीं होता था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। प्रांतों यानी कि राज्यों में, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित या फिर अंतरित। आरक्षित मतलब रिजर्व, हस्तांतरित मतलब जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से एरिया शामिल थे, किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था, वो पढ़ते हैं। आरक्षित विषय मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इन पर फैसले लेने का अधिकार अलग था और हस्तांतरित विषय पर फैसले लेने का अधिकार अलग था। आरक्षित विषय में जुड़े हुए थे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, ये शामिल किए गए आरक्षित विषयों पर। जैसे इस समय पर आप देखते होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों अलग है। तीनों के ऊपर कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग करके दिए गए हैं। उसी तरह से आप इनको समझ सकते हैं, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं हस्तांतरित विषय। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्राहर दान आदि। तो ये आप विषय याद कर सकते हैं, ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। जैसे मैंने ऊपर बताया, दोनों विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है अलग अलग दिया गया था। जो आरक्षित विषयों का जो प्रशासन था, कंट्रोल था, किस पर था? वो गवर्नर यानी कि वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर था। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो करना गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। तो यहाँ पर 2 परिषद है, एक कार्यकारी परिषद है और एक विधान परिषद। कार्यकारी परिषद कानून बनाएगी किस पर? आरक्षित विषयों पर। और विधान परिषद जो है कानून बनाएगी किस पर? हस्तांतरित विषयों पर। तो इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1935 ईस्वी में जो कानून आया था उसके द्वारा इस द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाए जाते थे उनको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। अब ये महालेखा परीक्षक कौन होता है? जिसको आज के समय पर कैग बोला जाता है, CAG कैग, जिसकी फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन व्यक्ति होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखिए और इसको आप सर्च कर सकते हैं आज के समय पर कौन इंडिया का कैग है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि UPSC की जो शुरुआत हुई थी वो 1926 से हुई थी। तो 1926 ईस्वी में ली आयोग के द्वारा, कौन सा आयोग था? ली आयोग, जो 1 साल तक चला, 1923 से लेकर 24 तक। उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कुछ पॉइंट रखे, उन्होंने कुछ सिफारिश की, जिसके आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। UPSC का गठन किया गया कब? 1926 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था, आवश्यक था। इस अधिनियम में एक और चेंज किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद रहेगी उसमें 3 सदस्य भारतीय होंगे। किसको छोड़कर? कमांडर इन चीफ को छोड़कर। उस 6 सदस्यों का जो कमांडर होगा उसको छोड़कर बाकी 3 भारतीय होंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर
यहाँ पर भारतीयों का चुनाव होगा। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र बजट अलग होगा, राज्यों का बजट अलग होगा, जो अभी भी चलता है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्षों तक जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को नियमन रूप से बनाए रखा गया। यानी अध्यादेश वायसराय जारी कर सकता था, लेकिन उसमें क्या पॉइंट थे? कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को, कानूनों को, एक्ट को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए, उसको प्रस्तावित करने के लिए वायसराय की अनुमति आवश्यक थी। यानी वायसराय से अनुमति लेना जरूरी था। उसे वायसराय को भारतीय विधानसभा के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को वीटो करने की, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। भारत विधानसभा के द्वारा जो कानून पेश किया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, उसको वीटो कर सकता था कौन? भारत का वायसराय। यानी अंग्रेज जो भारत का वायसराय बनता था वो उसको वीटो कर सकता था, उसको रोक सकता था, या फिर उसको ब्रिटेन के सम्राट के सामने पेश कर सकता था। वायसराय को यह शक्ति भी दी गई कि विधानमंडल के द्वारा नामंजूर किए गए या फिर पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। उसके पास ये भी शक्ति थी कि विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित नहीं किया गया, जिस विधेयक को पास नहीं किया गया, उसको वह पारित कर सकता था, पास कर सकता था। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे, तो ये कानून बन जाता था। आगे आता दोस्तों मॉन्टगेव चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 का अधिनियम था। उसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस नियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टगेव चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत में शासन करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसको एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि भारत का जो संविधान बना 1949 ईस्वी में, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसमें ज़्यादातर जो एक्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। इसलिए इसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, छोटा संविधान बोला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। आपको पता है भारत के अंदर साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था, जिसका पूरे जोर के साथ विरोध किया गया था। तो उस साइमन कमीशन ने 1935 के भारत शासन अधिनियम की रिपोर्ट तैयार की थी कि भारत के संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए जाए, ताकि यहाँ पर शासन अच्छे तरीके से अंग्रेज लोग कर सके। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। आपको पता है कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग होते हैं। जब भारत का संविधान बना उस समय पर भारत के संविधान में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स अब 448 हैं, पार्ट्स अभी 25 हैं और शेड्यूल्स अभी 12। लेकिन 1935 का जो कानून बना था उसमें 321 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है अखिल भारतीय संघ। यह बताया गया है कि यह संघ यानी भारत संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 6 चीफ कमिश्नर के अक्षेत्रों से और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाया जाएगा जो देशी रियासत अपनी इच्छा से संघ में शामिल होना चाहती हो। यानी भारत जो देश है उसका नाम रखा जाएगा अखिल भारत संघ। उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, जो प्रांत उस समय पर थे। 6 चीफ कमिश्नर अक्षेत्र होंगे, जो आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी बोली जाती है, और वे देशी रियासत होगी जो अपनी इच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, कंपलसरी था, लेकिन देशी रियासतों पर यह कंपलसेशन नहीं था, वो अपनी इच्छा से शामिल हो सकती थी। लेकिन देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया, यानी कि अखिल भारतीय संघ बनाने का जो अंग्रेजों का मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। सेकंड आ जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। हमने ऊपर पढ़ा था कि 1919 में
1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की गई थी। इसका जनक कौन था? लियोनस कार्टियस। ये हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन 1935 के कानून में इस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और प्रांत को एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, इस कानून के द्वारा केंद्र में सेंटर में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया। जो विधायी शक्ति थी यानी कि कानून बनाने की जो शक्तियाँ थी वो केंद्र और प्रांतों में बांट दी गई। केंद्र और प्रांतों के जो विधानमंडल थे इनके बीच में बांट दी गई। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। परिसंघ सूची यानी संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है, प्रांतीय सूची जो आज के समय पर राज्य सूची बोली जाती है, स्टेट लिस्ट बोली जाती है, और समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोली जाती है। परिसंघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, प्रांतीय सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो इसमें कुछ विषय दिए गए हैं और ये विषय कितने होंगे, ये विषय आज़ादी के समय पर कितने थे और आज के समय पर कितने हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। यानी परिसंघ सूची यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, उसका विधानमंडल कानून बना सकता था। सूची में कौन कौन से मेन विषय जोड़े गए? विदेशी कार्यों को देखना, करेंसी और मुद्रा को देखना, नौसेना, वायुसेना और थल सेना इनके कार्यों को देखना, जनगणना करना, इस तरह के विषय परिसंघ सूची में शामिल थे। अब पढ़ते सेकंड यानी प्रांत सूची के बारे में। प्रांत सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार था। यानी इस सूची में जो विषय दिए गए थे उस पर प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकते थे। प्रांतीय सूची में जो विषय शामिल किए गए थे उसमें मेन थे पुलिस, यानी पुलिस के क्या कार्य रहेंगे, किस प्रकार से वो शासन को कंट्रोल करेगी। प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सूची को दो, यानी प्रांत के जो विधानमंडल होते थे वे इस पर कानून बना सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार परिसंघ और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों को था। और इसमें कौन से विषय जोड़े गए? दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह से संबंधित कार्य, ये विषय शामिल किए गए सम सूची में, समवर्ती सूची में। ऊपर दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन वायसराय के द्वारा आपातकाल में उद्घोषणा किए जाने पर, आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति थी। लेकिन समझिए, जब आपातकाल की घोषणा की जाती थी उस समय पर वायसराय क्या करता था? सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार परिसंघ को देता था, यानी परिसंघ का विधानमंडल सभी विषयों पर कानून बना सकता था। और आगे समझिए इस कानून में और क्या दिया गया था? दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर, उनकी रिक्वेस्ट पर परिसंघ जो है, जो केंद्र जो था उसकी विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडलों के विषय पर कानून बना सकते थे। अगर दो प्रांतीय मंडल ये अनुरोध करते हैं कि परिसंघ ही उनके विषय पर कानून बनाए तो परिसंघ ऐसा कर सकता था। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, यानी कि जो कानून दोनों मिलकर बनाते थे उसमें ज़्यादातर तवज्जो किसको दी जाती थी? परिसंघ विधि को। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी और अंतिम शक्ति कुल मिला के किसके पास रहती थी? वायसराय के। आगे दोस्तों बताया गया है कि 1935 का जो कानून था, जो अधिनियम आया था, उसमें नेहरू और अंबेडकर के अपने विचार थे। नेहरू कहते थे यह एक गुलामी का अधिकार पत्र है। 1935 का जो अधिनियम था वह गुलामी का एक अधिकार पत्र है। एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, क्योंकि लास्ट में सब पे कंट्रोल किसका था? वायसराय का। अंबेडकर का कथन था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। तो ये थे नेहरू और अंबेडकर के विचार। संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस कानून में की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था, यानी कि संघीय न्यायालय का जो अधिकार जो था प्रांतों से लेकर रियासतों तक था। जहाँ भारत के अंदर देश की रियासतें थी वहाँ पर भी संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और दो अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है प्रिवी काउंसिल को दी गई थी, जो कि लंदन में थी। संघीय न्यायालय में जो अंतिम न्याय किया जाएगा, अंतिम फैसला जो सुनाया जाएगा, उसको बदलने की पावर ब्रिटेन संसद की सरकार को दिया गया था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता।
इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। 1935 का जो कानून लागू किया गया था उसमें किसी प्रकार का चेंज ब्रिटिश संसद कर सकती थी। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जो कानून 1935 का जो अधिनियम लागू किया गया था उसमें प्रांत का विधानमंडल और संघ की व्यवस्थापिका, संघ का विधानमंडल किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता था। भारत परिषद का अंत और इस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। यानी कि जो निर्वाचन किया जाएगा वो धर्म के आधार पर किया जाएगा और उसका विस्तार दलित जातियों में, महिलाओं में, मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना इस अधिनियम में नहीं दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा आज के समय पर क्या कहलाता है? म्यांमार जो देश था वो पहले भारत में शामिल था, लेकिन 1935 के कानून में इसको भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के उपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। अधीन जो वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है, बंगाल और बांग्लादेश ये मिलके एक बंगाल बोला जाता था। इसका जो अधिकार है वो इंग्लैंड की औपनिवेशिक कार्यालय, जो कंपनियां उस समय पर व्यापार करती थी, उनको इनका अधिकार दिया गया। और बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। बरार मतलब जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसको उस समय मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई जो मुद्रा और साख पर, करेंसी और क्रेडिट पर कंट्रोल कर सकता था। इस कानून में मताधिकार का विस्तार किया गया, यानी कि लगभग 10% जनसंख्या को मत डालने का अधिकार मिल गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बम्बई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया। सिंध प्रांत का निर्माण हुआ जो इस समय पर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब तो दोस्तों 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें एक कानून लाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उनके संसद में इंग्लैंड के अंदर एक कानून पारित किया गया था जिसके तहत भारत को आज़ादी देनी थी। कुल मिलाकर ये समझिए इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत भारत को आज़ादी दी जाए। तो ये एक एक्ट है, एक बिल है जिससे भारत को आज़ादी मिली, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके बारे में समझते हैं। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, एक बिल लाया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। 18 जुलाई को यह कानून पास हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम का जो प्रमुख प्रावधान है वो निम्न प्रकार से दिया गया है। पहला था 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार की सत्ता सौंप दी जाएगी। सत्ता का जो उत्तरदायित्व है दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। दोनों देशों के अंदर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो शासन के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल रहेगा जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। गवर्नर जनरल कौन रहेगा? एक अंग्रेज रहेगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। संविधान सभा जो दोनों देशों के अंदर बनाई जाएगी वो विधानमंडल के रूप में कार्य भी करेगी और संविधान का निर्माण करने के लिए भी कार्य करेगी। और ये कब तक करेगी? जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक संविधान सभा के द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। जो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जो लागू किया गया, उसमें यह बताया गया कि जब तक भारत का अपना संविधान नहीं बन जाता, तैयार नहीं हो जाता, तब तक 1935 का जो संविधान अंग्रेजों ने बनाया था वो भारत पर लागू रहेगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन का कोई शासन नहीं होगा। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी देशी रियासतों को बोला गया वो चाहे तो भारत में चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। आगे दोस्तों बताया गया कि
1947 के अधिनियम के द्वारा भारत से कुछ हिस्से अलग कर दिए गए जो कि पाकिस्तान को दिए गए। भारत डोमिनियन से अलग कर दिए गए जो कि पाकिस्तान को दिए गए। उसमें आ जाता है सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब। यानी पंजाब, हमारे देश के अंदर जो पंजाब है उसका एक पार्ट पाकिस्तान के अंदर है जिसको वेस्टर्न पंजाब बोला जाता है, पश्चिम पंजाब बोला जाता है। पूर्वी बंगाल ये भी पाकिस्तान को दिया गया जिसको आज के समय पर बांग्लादेश बोला जाता था। पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन 1971 की लड़ाई के बाद इसको पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश को पहले क्या बोला जाता था? पूर्वी बंगाल। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला, तो ये जो पार्ट्स है ये पाकिस्तान को दिए गए। इसके अलावा जो बाकी का एरिया बचा वो भारत को दिया गया। जो असम का सिलहट जिला था वो पाकिस्तान में क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि आज़ादी से पहले वहाँ पर आज़ादी से पहले सिलहट ज़िले में एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें सिलहट ज़िले के लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिए थे। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। भारत का अलग कानून बना और पाकिस्तान का अलग कानून बना। भारत का जो अब कानून बना है उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसने 2 साल से ऊपर भारतीय संविधान के निर्माण में कार्य किया। उसने किस प्रकार से कार्य किया, कानून को कैसे बनाया गया, कैसे आर्टिकल जोड़े गए, कैसे शेड्यूल्स जोड़े गए, किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान सभा की, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। अगर दोस्तों वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ के साथ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।